हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज हम अपने किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स का थर्ड पार्ट कंप्लीट करेंगे, पर उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है उसका। तो कल हमने पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कुछ नए चीफडम्स जो थे इमर्ज होने लगे थे। कौन से थे वो? चोला, चेरा, पंड्यास जो डेक्कन में इमर्ज हुए थे। कुछ और एम्पायर्स थे जैसे सतवाना जो सेंट्रल इंडिया में रूल करता था, एंड शाकास जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। ठीक है। एक किंग थे, कुशान्स वर द किंग, जो खुद को डिवाइन किंग्स या दे कंसिडर्ड देमसेल्फ गॉड लाइक। ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा एम्पायर इमर्ज हुआ था, गुप्ता एम्पायर, फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, पर रियल फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है। गुप्ता एम्पायर के अंडर एक सिस्टम इमर्ज हुआ था, समानता सिस्टम। समानतास कौन थे? जो खुद को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू क्या करते थे? मेंटेन करते थे। उसके बाद हमने कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ा था कि रूरल एरियाज़ जो वहाँ के लोग थे और किंग के बीच का कैसा रिलेशन था, जिसका हमारा सोर्स क्या थी? जटाका टेल्स या पंचतंत्र स्टोरीज जो हम पढ़ते हैं, उनसे हमें पता चलता था कि जो किंग था, मोस्टली जो किंग्स थे वो विकेट, एंड जो सब्जेक्ट्स थे जिनको वो रूल करते थे क्या होते थे? हैवी टैक्सेशन की वजह से, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो उन्हें वो जगह छोड़कर जाना होता था। अब वही चीज़ हम क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, गुप्ता एम्पायर की एक और चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी कि लिटरेचर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, ये तो सोर्सेज हैं ही, बट गुप्ता एम्पायर में से हमें एक प्रशस्ति मिलती है। प्रशस्ति क्या होती थी? जो किंग की प्रेज में कंपोज की जाती थी, है ना। तो एक प्रयाग प्रशस्ति थी जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब उसी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रयाग प्रशस्ति वॉज कंपोज इन संस्कृत। मैंने बताया था संस्कृत में कंपोज की थी, हरिसेन ने की थी। ठीक है। तो हरिसेन कौन थे? हरिसेन वॉज कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जटाकास कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो हमें किंग और जो सब्जेक्ट थे उनके बीच कैसा रिलेशनशिप था उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट इज लैंड ओनर्स वर नोन एज, एंड आंसर इज वेलेलार्स। ठीक है। लैंड ओनर्स को हम वेलेलार्स के नाम से जानते थे। उजावर कौन थे? प्लोमैन, जो कि फील्ड्स को प्लो करते थे। आदिमई कौन थे? हमारे स्लेव्स। एंड समानतास के बारे में अभी अभी मैंने बताया कि समानतास वो थे जो खुद को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू मेंटेन करते थे, और अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो इवेंचुअली किंग भी बन सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन किंगडम वॉज नॉट मैंशनड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन? तो अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें कुछ साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बताते हैं जो उस वक्त डेक्कन में इमर्ज होने लगे थे। कौन कौन से थे वो? चोलास, चेराज एंड पंड्याज। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये PYQ में आपसे CUET 2022 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम इज अ लिटरेचर ऑफ विच लैंग्वेज? तो ये जो किंगडम्स इनके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शन में तो मेंशन है भी, लिटरेरी एविडेंस क्या है इनका? संगम लिटरेचर। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ये? तमिल लैंग्वेज में। तो ये था हमारा कल का लेक्चर। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कल हमने कंट्री साइड रूरल एरियाज के बारे में, रूरल लोगों की लाइफ कैसी थी उस सब के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे टाउन्स एंड ट्रेड्स, जो अर्बन एरियाज थे, जो एलिट्स थे वहाँ पे, वो किस तरीके से रहते थे, कौन सी सिटीज़ थी जो इमर्ज कर रही थी, और वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वहाँ पर क्या होती थी। तो सबसे पहले इस टाइम पे 600 कौन सा टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं ये बार बार याद रखना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 600 BCE से 600 CE का हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं। ठीक है। चैप्टर के बिगनिंग में हमने डिस्कस किया था, जो इंट्रोडक्शन था, कि बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। अब चेंजेस क्या थे कि कॉइन्स इमर्ज होने लगे थे, नए रिलीजन इमर्ज हुए थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है। एग्रीकल्चर होने लगा था, ऋग्वेद कंपोज की जा रही थी, ये सब हमारे चेंजेस थे। नए महाजनपद, नई सिटीज़ इमर्ज हो रही थी। ठीक है। अर्ली सिटीज़ और एम्पायर के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, तो महाजनपद इमर्ज होने लगे थे। तो उसी तरीके से अब जो अर्बन सेंटर्स थे वो हमारे 6th सेंचुरी से अब क्या होने लगे थे? नए नए अर्बन सेंटर्स जो थे इमर्ज होने लगे थे। मोस्टली इनमें जो भी सेंटर्स हमारे इमर्ज हो रहे थे वो क्या थी? कैपिटल सिटी थी। किसकी? महाजनपद की। और आप कमेंट करके बताओ कि सबसे जो पावरफुल महाजनपद थी कौन सी थी। अब कैपिटल सिटी तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी स्टेट की कैपिटल जो होती है
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए ये जो सारी सिटीज़ थी ना, मोस्टली जो ये सिटीज़ थी ये रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ से ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो सके, कि अगर कोई ट्रेड हो रही है, कोई सामान आ रहा है जा रहा है, तो ज़्यादातर क्या होते थे ये उन वाले रूट्स पर जहाँ से ईजिली कम्युनिकेट ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, वहाँ पर लोकेटेड होती थी। 4 सिटीज़ आपके एनसीईआरटी में दिए, उनके बारे में देखते हैं। पाटलिपुत्र, अब ये भी बता दो कि पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल थी जब इसे शिफ्ट किया गया था। तो पाटलिपुत्र जो था हमारा वो किस पे था, रिवरीन रूट से, यानी कि रिवर के आसपास लोकेटेड था। नेक्स्ट इज उज्जैनी जो कि लैंड के आसपास लोकेटेड था। पूहड़ हमारा एक कोस्ट था, तो इट वाज लोकेटेड नियर द कोस्ट। एंड लास्टली मथुरा, जहाँ से हमें कुशान्स के कोलोसल स्टैच्यूज भी मिले हैं। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। कौन से पीरियड में, 6th सेंचुरी BCE के पीरियड में, ठीक है। तो 4 हमारी मेजर जो सिटीज़ थी, पाटलिपुत्र जो कि कहाँ पर था, रिवर के साइड पे, ठीक है, पाटलिपुत्र था हमारा रिवर के साइड पे। उज्जैनी था हमारा लैंड रूट पर, पूहड़ था हमारा कोस्टल, और जो मथुरा था इट वाज इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी, ठीक है। मथुरा हमारी इंपॉर्टेंट कमर्शियल, पॉलिटिकल और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जैसे हमें बहुत सारे स्टैच्यूज मिले हैं वहाँ से, वो बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेंटर था। अब ट्रेड जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी उनके बारे में पढ़ लिया। तो किस तरीके के लोग, अब इन सिटीज़ में रहता कौन था, तो जो रूलिंग एलिट्स या किंग्स या क्राफ्ट पर्सन, जो मर्चेंट्स होते थे, वो सब रहते थे इन सिटीज़ में। और जो एग्रीकल्चरल जो लेबर्स थे हमारे, कहाँ रहते थे, कंट्री साइड यानी कि रूरल एरियाज़ में। चलो, तो जो हमारे किंग्स और रूलिंग एलिट्स मैंने बताया वो रहते थे फोर्टिफाइड सिटीज़, हमारी जो कैपिटल सिटीज़ हैं मोस्टली उनमें कौन कौन, किंग्स और रूलिंग एलिट जो कि रूल करते थे, ठीक है। अब पता कैसे चलता है कि सिर्फ सिटीज़ में ही देखो, हर चीज़ का हमें एक सोर्स तो चाहिए ना, सारी चीज़ों के हमने सोर्सेज पढ़े हैं, चाहे गुप्ता एम्पायर का हो, मौर्य का हो, या फिर कुशान्स की स्टैचू मिलती है हमें कहाँ से, मंदिर से मिली है, तभी हमें पता चला कि वो खुद को गॉड लाइक, भगवान की तरह मानते थे। तो इसी तरीके से हमें ये कैसे पता चलता है कि ये जो सिटीज़ हैं हमारी, इसमें सिर्फ किंग्स और रूलिंग एलिट्स या फिर मर्चेंट्स ऐसे ही लोग रहते थे। वो हर जगह को एक्सकेवेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हड़प्पा था, वो तो क्या किया, हमारा खाली हो गया था, अबेंडन हो गया था, तो उस पर एक्सकेवेशन चलता रहता है और नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। पर ये जो हमारे एरिया थे, पूरा गंगा रिवर वैली, यहाँ तो नए नए सिविलाइजेशन आती गई, नई नई क्या हो गए, एम्पायर आते गए। तो जितनी पॉसिबल एक्सकेवेशन से हमें मटीरियल एविडेंस मिला है, फाइन पॉटरी बोल से, या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी ज्वेलरी बहुत सारे जो रिच मटेरियल मिला है वो हमें इस एरिया से मिला है। तो विच डिपिक्ट्स कि यहाँ पे जो रूलिंग एलीट और किंग्स थे, जो ये सब अफोर्ड कर सकते थे, वही रहते थे। तो जो फाइन पॉटरी बोल्स और डिशेस हमें मिली है, उनकी जो फिनिश है ना, बहुत ही ग्लॉसी है, बहुत चिकना जो होता है उस तरीके से है, और उसे हम NBPW यानी कि नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ नोन, क्योंकि उसका क्या है, ग्लॉसी फिनिश है, सो इट इज़ नोन एज नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। चलो, इसी एरिया से हमें ना कुछ शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। अब वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जिसपे ना सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं। अगर किसी ने गिफ्ट दिया, लैंड ग्रांट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लैंड जो है डोनेट की जाती थी, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा डोनेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस पर्पस के लिए दिया गया है, वो रिकॉर्ड होता था किस पर, वोटिव इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो गिफ्ट दिए जाते थे, वो हमारे वोटिव इंस्क्रिप्शन पे नोट होते थे। अब इन पे किसने डोनेट किया है, किस पर्पस के लिए डोनेट किया गया, कभी कभी वो सब डिटेल्स भी दी होती थी। कभी कभी इन पर एक और चीज़ डिनोट होती थी, अबाउट द गिल्ड्स और श्रेणीज। अब गिल्ड्स और श्रेणीज क्या हैं, जो उस टाइम के मर्चेंट्स थे, क्योंकि हमारी हेडिंग ये है एलीट्स, हम उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम के जो मर्चेंट्स थे भाई, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ठीक है। ट्रेड ऐसे नहीं चल जाती थी कि एक मर्चेंट यहाँ पे ट्रेड करे जाके, उनकी भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती थी, एक सिस्टमेटिक तरीका होता था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम गिल्ड या श्रेणी बोलते थे, किसकी, मर्चेंट की ऑर्गेनाइजेशन को। अब इनका काम क्या था,
कि भाई मर्चेंट है, पूरा देखना है कि किस तरीके से रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फिर वो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उस जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उसको कैसे मार्केट किया जाएगा, कहाँ ले जाके उसको बेचा जाएगा, किस तरीके से बेचा जाएगा। तो ये जो गिल्ड्स और हमारी या श्रेणीज दोनों बोलते थे इनको, इनका यही काम होता था कि इस अगर पर्टिकुलर मान लो कि कुछ बर्तन बनाने तो उसकी मिट्टी कहाँ से आएगी, फिर उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, कौन सी टेक्निक से, और फिर उसको कहाँ ले जाकर बेचेंगे। तो ये काम होता था हमारे गिल्ड्स और श्रेणीज का। वोटिव इंस्क्रिप्शन दोबारा कमेंट करके बताओ कि क्या होते हैं। अब ट्रेड की हमने बात की, चैप्टर के बिगनिंग में बात की थी। बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमारी जितनी भी ट्रेड होती थी वो सिर्फ इतने पर्टिकुलर एरिया में होती थी या विद इन द सब कॉन्टिनेंट होती थी, पॉसिबल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ भी उस वक्त ट्रेड की जाती थी, ठीक है। उसके सोर्सेज और किस तरीके से की जाती थी, क्या रूट्स थे, क्या कम्युनिकेशन लाइंस थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 6th सेंचुरी से ये हमने पढ़ा कि लैंड और रिवर रूट्स दोनों इमर्ज होने लगे थे। लैंड जैसे उज्जैनी हुआ, रिवर जैसे पाटलिपुत्र हुआ, ठीक है। इस तरीके के नए नए रूट्स जो थे इमर्ज होने लगे थे और बहुत सारी डायरेक्शंस में थे। अब जो रूलर्स क्या होते थे, ट्रेड करनी है, अगर खुद को पावरफुल वेरियस एम्पायर्स थे। अब भाई ये भी तो हो सकता है अगर खुद को पावरफुल शो करना है तो भाई हमारा कैप्चर इस वाले मेजर एरिया पे और जो सारी ट्रेड होगी हमारी होगी, तो हमारा जो किंगडम रहेगा ज़्यादा वेल्दी रहेगा। तो रूलर्स उस वक्त यही करते थे, दे अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दीज रूट्स की जितने ज़्यादा रूट पे हमारा कंट्रोल हो उतनी ही ज़्यादा हमारी ट्रेड होगी और हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे। पैडलर्स कौन होते थे, जो इन रूट्स पे क्या करते थे, पैदल जो चलते हैं उनको हम पैडलर्स बोलते हैं, जो इन रूट्स पे ट्रेड करने के लिए दे ट्रैवल्ड ऑन फुट। वेयरस जो हमारे मर्चेंट्स होते थे, ये हमारे मर्चेंट्स होते थे, ये कैसे ट्रैवल करते थे, बुलक कार्ट्स, बिकॉज दे हैड इनफ मनी टू अफोर्ड इट। तो वो क्या करते थे, वेरियस या तो बुलक कार्ट से जाते थे या फिर उनका जो सामान होता था वो एनिमल्स के थ्रू ले जाया जाता था। कुछ क्या थे भाई, हमारे सी रूट्स भी तो हैं, पूहर जैसे कोस्ट था, तो कुछ जो थे सी के रास्ते से जाते थे, बट इट वॉज वेरी डेंजरस एट दैट टाइम, ठीक है। डेंजरस होता था बट वो रिस्क लेते थे। रिस्क क्यों लेते थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता था कि अगर वो सामान इस जगह से दूसरी जगह पहुंच गया तो उन्हें जो प्रॉफिट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो अब क्या था कि नए नए रूट्स हमारे इमर्ज हो गए थे, कब से, 6th सेंचुरी BCE से हमारे नए ट्रेड रूट्स जो थे वो इमर्ज होने लगे थे। अब जो ट्रेड करते थे मर्चेंट्स कैसे करते थे ट्रैवल, बाय बुलक कार्ट और थ्रू पैक एनिमल्स, जो उनका सामान होता था इट वाज टेकन बाय द एनिमल्स, ठीक है। तो अब उन्हीं सक्सेसफुल मर्चेंट्स को हम मसत्तुवन के नाम से जानते हैं तमिल में, ठीक है। ये जो टर्म्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनको एक अलग सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं हमारे, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक, इन सबको क्या बोलते हैं वो सब हम एक अलग सेपरेट लेक्चर में करेंगे। बट अभी मर्चेंट्स के बारे में कि जो सक्सेसफुल मर्चेंट हमारे होते थे उन्हें हम मसत्तुवन के नाम से जानते थे। और कौन सी लैंग्वेज में, तमिल, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में एक वर्ड को आप अलग तरीके से जान सकते हो। तो उसी तरह जो मर्चेंट्स थे उन्हें मसत्तुवन के नाम से जानते थे तमिल में, और सेठीज एंड सतवाहास इन प्राकृत, ठीक है। तो जो मर्चेंट्स थे, जो उस वक्त सक्सेसफुल मर्चेंट थे, जो अच्छी ट्रेड करते थे, अच्छा उनको सोसाइटी में नाम था, तो उनको सेटीज और सतवाहास के नाम से जाना जाता था प्राकृत में, और मसत्तुवन के नाम से जाना जाता था तमिल में। बहुत सारे जो गुड्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाते थे, दूसरे कंट्रीज में भी जाते थे। तो एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, रोमन एम्पायर, ठीक है। इस टाइम रोमन एम्पायर भी एग्जिस्ट करता था, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड जो इंडिया से जाता था वो था स्पाइसेस एंड स्पेशली पेपर। जो मिर्ची होती थी वो सबसे ज़्यादा जाती थी कहाँ से, इंडिया से। कौन से एम्पायर में, रोमन एम्पायर में। तो ये हमारे सक्सेसफुल मर्चेंट, इसे हम तमिल में जानते हैं मसत्तुवन के नाम से। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड जो होते हैं ना, जो आपके ये कि किसको किसके नाम से जाना जाता है या कौन सी स्क्रिप्ट किसने डेसिफर की, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इनसे बनते हैं। तो सेटीज और सतवाहास से कौन सी लैंग्वेज में जानते थे वो आप कमेंट करके बताओ। अब
ट्रेड होती थी, ठीक है। ट्रेड के बारे में हमारे मेजर सोर्सेज क्या है, कॉइन्स, भाई कॉइन्स मिले हैं, इस टाइम नए नए कॉइन्स इमर्ज होने लगे थे, चैप्टर की बिगनिंग में ही पढ़ा है कि बहुत सारे कॉइन्स जो थे अब हमारे इमर्ज होने लगे। तो जो ट्रेड होती थी वो इट वाज कैरिड आउट थ्रू कॉइन्स ओनली। अब जो एक्सचेंजेस थे दे वर फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। मैंने अभी बताया कि जो ट्रेड थी जो या जो एक्सचेंजेस होते थे, ये सामान यहाँ से गया, कुछ सामान वहाँ से आया, तो वो कैसे होता था, थ्रू कॉइनेज, यानी कि थ्रू योर कॉइन्स। अब बहुत सारे तरीके के हमारे कॉइन्स इस टाइम इमर्ज हुए थे, जैसे अभी हमारे 1 रुपये का सिक्का, 5 का सिक्का, 10, सब अलग अलग तरीके के हैं। उसी तरीके से यहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स जो थे हमारे इमर्ज होने लगे थे। फर्स्ट कॉइन्स जो पहली बार सिक्के बने, दे वर नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क जैसे आपने मुक्का मार दिया हो या उस पर कुछ प्रिंट कर दिया हो, इस तरीके से कि आपका कुछ प्रिंट हो गया हो उस पर, इस तरीके से पंच मार्क कॉइन्स जो थे इस तरीके से बनाए जाते थे। वो पहले कॉइन्स थे जो कि मिंट किए गए, यानी कि बनाए गए पहली बार। कुछ भी क्वेश्चन आए कि पहली बार कौन सा कॉइन, तो वो पंच मार्क्ड कॉइन्स थे जो बनाए गए थे। किससे बनते थे, सिल्वर एंड कॉपर। याद रखना गोल्ड यूज नहीं होता था, सिल्वर और कॉपर से बनते थे। एंड अर्लीस्ट टू बी मिंटेड, सबसे पहले मिंट किए गए, बनाए गए। कुछ कुछ एविडेंस है कि मौर्यन एम्पायर में बनाए गए थे। अब फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम एंड इमेजेस, ठीक है। पंच मार्क पे तो कुछ भी पंच कर दिया, उस वक्त ऐसा होता था। पर अब कौन से कॉइन्स आने लगे हैं जहाँ जो रूलर है उसका नाम और इमेज, यानी कि उसकी फोटो, दोनों चीज़ें लगी हुई हैं कि भाई ये वाले जो कॉइन्स हैं ये इस वाले राजा ने क्या करे हैं, इशू करे हैं। तो कौन थे वो हमारे रूलर जो सबसे पहले जिन्होंने अपना नाम और फोटोज लगाई, इंडो ग्रीक्स। तो ये इंडो ग्रीक के कॉइन है कि अपना नाम इस तरीके से मिनेंडर और अपनी फोटो इस तरीके से क्या करते थे, बनवाते थे। कौन से अपने कॉइन्स पर। अब फर्स्ट गोल्ड कॉइन, पंच मार्क्ड कॉइन्स आ गए, उसके बाद वो कॉइन आ गए जिन पे आपका नाम और इमेजेस होती थी। अब आते हैं सोने के सिक्के, हमारे गोल्ड कॉइन जो सबसे पहले इशू करे थे कुशान्स ने, ठीक है। एक तो खुद को भगवान मानते थे और जो पहले कॉइन्स भी उन्होंने क्या करे, इशू करे, मिंट करवाए, वो किसके थे, गोल्ड के, ठीक है। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स हमारे जहाँ से जिसने सबसे पहले मिंट कराने स्टार्ट करे, दे वर द कुशानास। अब ये तो हो गए हमारे कुछ कुछ बड़े एम्पायर्स जिनके बारे में हमने पढ़ा है, पर छोटी छोटी रिपब्लिक भी होती थी जो छोटे छोटे एरियाज पे रूल करती थी, जैसे यहूदियाज जो कहाँ पे रूल करते थे, पंजाब एंड हरियाणा। तो इन लोगों ने भी कुछ कुछ कॉइन्स क्या करे थे, मिंट करवाए थे, इशू करवाए थे। बट जो सबसे ज़्यादा स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन जो जिसमें प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती थी, वो हमें मिलती है गुप्ता एम्पायर से। जो गुप्ता रूलर्स ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन बनवाए कुशान ने, बट जिनमें प्योरिटी ज़्यादा होती थी, जो सबसे स्पेक्टेकुलर आप मान लो कि ऐसा देखा ही नहीं, ठीक है, तो वो बनवाए थे किसने, गुप्ता रूलर्स ने। अच्छा, जो कुशान्स ने कॉइन बनवाए थे, दे वर मोर सिमिलर जैसे कि रोमन एम्पायर में मिलते थे या पार्थियन एम्पायर में मिलते थे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉइन्स हमें जो साउथ एरिया है हमारा, जो सदर्न एरिया है हमारा, सदर्न एम्पायर, वहाँ से मिलते हैं। तो अब इससे क्या प्रूव होता है कि जो ट्रेड थी हमारी वो सिर्फ विद इन इंडिया नहीं होती थी, इट वॉज ऑल्सो कैरिड आउट विद अदर कंट्रीज, स्पेशली रोमन एम्पायर। कैसे, क्योंकि हमारे जो स्पाइसेस होते थे वो भी जाते थे रोमन एम्पायर में। अब यहाँ से स्पाइस भेजा है तो उधर से पेमेंट तो आएगी, तो वो मोस्टली गोल्ड कॉइन्स में आती थी, और उसके हमें बहुत सारे होर्ड्स यानी कि बहुत सारा ढेर मिला है, कहाँ से, सदर्न इंडिया से। दूसरा क्या था कि अब इस सेंचुरी 6th सेंचुरी के बाद से ना जो ये गोल्ड कॉइन्स थे इनमें गिरावट दिखने लगी, ये क्या होने लगे, कम होने लगे। तो बहुत से अब हिस्टोरियंस के इस पे अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ बोलते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस था, बट कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो रोमन एम्पायर था ना हमारा, जिसके साथ हम ट्रेड करते थे, वो इस टाइम तक कोलैप्स हो गया था, ठीक है। कोलैप्स हो गया था तो ट्रेड कैसे करता, तो ना ट्रेड होती थी, ना वहाँ से वो वाले गोल्ड कॉइन्स आते थे। तो हिस्टोरियंस के ये डिफरेंट व्यूज़ हैं कि इस टाइम पर जो हमारे कॉइन्स थे वो कम क्यों होने लगे।
अब स्टार्टिंग पे चलते हैं वापस, जहाँ से हमने पढ़ा था कि जेम्स प्रिंसिप, सबसे फर्स्ट टॉपिक था हमारा। जेम्स प्रिंसिप ने दो हमारी स्क्रिप्ट डेसिफर की थी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी, ठीक है। तो कब डेसिफर की थी वो ईयर इंपॉर्टेंट है, 1838 में। तो जेम्स प्रिंसिप ने अशोकन ब्रह्मी स्क्रिप्ट डेसिफर की इन द ईयर 1838, ही इज जेम्स प्रिंसिप। और उसका फ़ायदा क्या हुआ, कुछ तो यूज़ होगा भाई, उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ के कोई स्क्रिप्ट कुछ डिकोड किया, उसका फ़ायदा क्या कि जो हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी अभी की लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है इट इज़ मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम दी ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारी बहुत सी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो अब हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें जो बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं, स्क्रिप्ट जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अच्छा, दो स्क्रिप्ट उन्होंने डेसिफर की थी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी, ठीक है। दूसरी थी हमारी खरोष्टी। अब जो हमारे इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं, अच्छा कमेंट करके बताना कि कौन से रूलर थे जिन्होंने अपना नेम्स और इमेजेस क्या करे स्टार्ट करे थे कॉइन्स पर लगाने, फर्स्ट रूलर कौन थे। तो जो इंडो ग्रीक हमारे रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, उनके कॉइन पर जो भी हमारा नाम लिखा गया है, ये जो नाम लिखा गया है, इट वॉज रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। और हमारी जो खरोष्टी थी वो किसने डेसिफर की थी, जेम्स प्रिंसिप ने। दो स्क्रिप्ट इन्होंने डेसिफर की थी, ब्रह्मी एंड खरोष्टी। अब इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, पढ़ लिए, पर इस सबसे फ़ायदा क्या है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, किस लिए हिस्टोरियंस इनको डिकोड करते हैं, या फिर जिसने भी डिकोड किया उनसे क्या हमें एविडेंस कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात मिलता है, क्यों, चैप्टर के बिगनिंग में ही डिस्कस किया था कि जेम्स प्रिंसिप ने जब दो हमारी स्क्रिप्ट डेसिफर की थी तो उस पर लिखा था पियादसी मतलब पेजेंट टू बेहोल्ड, ठीक है। कुछ इंस्क्रिप्शन पे अशोका, जो सम्राट अशोका थे, मौर्यन एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर, उनके बारे में। तभी हिस्टोरियंस जो हैं उसके बेसिस पर डिकोड कर पाए कि अशोका वाज आल्सो नोन एज पियादसी, ठीक है। तो जो अशोका का नाम है ना वो इंस्क्रिप्शंस में मेंशन नहीं है, बट ही हैज़ बीन रेफर्ड एज देवनाम पिया एंड पियादासी। जो वो स्क्रिप्ट डेसिफर की गई उसके बेस पर यही डिकोड किया गया। अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रेजेंट डे उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन। और बहुत से, क्योंकि बहुत से इंस्क्रिप्शंस उन्होंने बनाए, वो तो पहले रूलर थे जिन्होंने अपनी जो भी वो अपने सब्जेक्ट्स को या अपनी प्रजा को बोलना चाहते थे इंस्क्राइब करवा देते थे स्टोन पे, ठीक है। तो पहले रूलर थे हमारे, हमने पढ़ा है। तो कुछ इंस्क्रिप्शन उन्होंने ऐसे बताए जहाँ जो किंग का एंग्विश है कि भाई किस बात का वो है वो दिखाया गया है, वैसे इंस्क्रिप्शंस हमें अभी तक अशोका के जो हैं नहीं मिले हैं, ठीक है। मोस्टली हमें मिल गए हैं उड़ीसा से, बट द इंस्क्रिप्शन डिपिक्टिंग एंग्विश ऑफ अशोका इज स्टिल मिसिंग। अब इस फायदे तो ये है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा रूलर किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि सारे रूलर जो अपना था नाम नहीं लिखवाते थे, ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा ये है, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें पता चल जाते हैं कि अगर कोई रूलर किसी और नाम से जाना जाता था, पर हर चीज़ के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो उसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। पहली बात ये कि जब उस वक्त लिखे जाते थे, ज़रूरी नहीं है कि उसको इतने अच्छे से इनग्रेव किया गया, इतना प्रॉपरली इनग्रेव किया गया कि अब से 2-3 हज़ार साल बाद भी इनको कोई पढ़े तो वो समझ जाए। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं दे आर फेंटली एनग्रेव्ड, ये हैं हमारे टेक्निकल लिमिटेशन। दूसरा कि इंस्क्रिप्शन क्योंकि इतना टाइम हो गया तो धीरे धीरे डैमेज भी हो जाते हैं, या उनके कुछ लेटर्स जो हैं मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आप उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप कुछ भी चीज़ नहीं बोल सकते हो कि हिस्ट्री में एक चीज़ एग्जिस्ट करती थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हो, रिकॉर्ड की गई हो, सही हो या नहीं हो, क्योंकि बहुत से रूलर्स अपनी प्रेज में भी जो थे इंस्क्रिप्शन या प्रशस्ति कंपोज करवा देते थे। तो पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन सही है, और दूसरा ये कि जो डेली लाइफ में हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती है
कि भाई इस तरीके से रहना, ये छोटी छोटी हैप्पीनेस है, सैडनेस है, वो सब तो रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शंस पे नहीं किया जाता था। जो बस किंग्स को इम्पॉर्टेंट लगता था वो मेजरली क्या किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था। इसी वजह से जो हिस्टोरियंस है वो फॉरेन ट्रेवलर्स के जो अकाउंट होते हैं ना उन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी फॉरेनर्स आते थे, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स उस टाइम पे आते थे, वो डेली लाइफ में क्या होते थे, जो डेली लाइफ थी कॉमन पीपल की, उनके लिए तो वो सब नया था, वो सबसे पहले वो चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे। तो जो कॉमन पीपल, जो ऑर्डिनरी लोग होते थे राजा रानी के अलावा, तो उन अकाउंट से हमें ये सारी चीज़ें जो हैं पता चलती हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है। हमारे 4 टाउन्स इमर्ज हुए थे। पाटलिपुत्र जो कि रिवर के साइड पे था, मगध की कैपिटल थी, उज्जैनी हमारा लैंड रूट, पुहर हमारा जो था कोस्टल एरिया था, और मथुरा जो था वो क्या था, कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था जो इमर्ज होने लगा था। कुछ फाइन पॉटरी हमें मिली है जिसकी ग्लॉसी फिनिश थी एंड इट वाज नोन एज नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन मिले हैं। शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या थे, जिसपे गिफ्ट रिकॉर्ड किए जाते थे अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए गए हैं, ठीक है। उन्हीं वोटिव इंस्क्रिप्शन में हमें कुछ मिले हैं मेंशन गिल्ड्स और श्रेणीज की। गिल्ड्स और श्रेणीज क्या थी, हमारी मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, और काम क्या था उनका, रॉ मटेरियल लाना, फिर सामान बनवाना, उनकी मार्केटिंग करना, उन्हें बेचना, ठीक है। 6th सेंचुरी से नए नए जो थे हमारे क्या लैंड और रिवर रूट्स क्या थे, इमर्ज होने लगे थे। पैडलर्स कौन होते थे, दोज हु यूज्ड टू ट्रैवल ऑन फुट, जो पैदल जाते थे। एंड जो हमारे मर्चेंट्स थे वो कैसे ट्रैवल करते थे, या तो बुलक कार्ट या फिर पूरा कारवां चलता था उनका, और या फिर जो उनका सामान था इट वाज कैरिड बाय द पैक एनिमल्स। सी फेयरर्स भी होते थे जो कि सी वाले रूट से जाते थे, बट रिस्की था, पर जितना रिस्की उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स को 3 नामों से जाना जाता था, तमिल में मसत्तुवन और प्राकृत में सेटीज और सतवाहास, ठीक है। बहुत सारे गुड्स हमें मिले हैं, पर जो रोमन एम्पायर के साथ हमारी ट्रेड होती थी सबसे ज़्यादा किस में होती थी, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर में होती थी। फिर कॉइन्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारे कॉइन्स इमर्ज होने लगे थे। पहले कॉइन जो इमर्ज हुए सब कॉन्टिनेंट में, पंचमार्क कॉइन। पहले कॉइन जो नाम और इमेज जिनका रूलर पे जिन पर नाम और इमेज होता था रूलर का, दे वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। पहले गोल्ड कॉइन जो थे वो किसने करे थे, कुशान्स ने। ट्राइबल रिपब्लिक भी कुछ कॉइन्स इशू करती थी, और जो सबसे अच्छे गोल्ड कॉइन्स हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, गुप्ता एम्पायर से। ब्रह्मी और खरोष्टी 2 स्क्रिप्ट डेसिफर की जेम्स प्रिंसिप ने, कब की, 1838 में। काम क्या है कि हमारी जो बहुत सारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ब्रह्मी। खरोष्टी जो इंडो ग्रीक वाले कॉइन, इंडो ग्रीक किंग्स के हमें कॉइन मिले हैं जिन पे उनका नाम लिखा गया है, तो वो ग्रीक और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। लास्ट कि अशोका का जो नाम है वो इंस्क्रिप्शंस में मेंशन नहीं है, बट 2 नाम से, देवनामपी और पियदासी, क्योंकि जेम्स प्रिंसिप ने उनको डेसिफर कर लिया था, तो वो चीज़ हमें वहाँ से पता चलती है कि ही वॉज ऑल्सो नोन एज देवनामपी एंड पियदासी। सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हमें अशोका के उड़ीसा से मिलते हैं, और जिसमें उनकी एंग्विश दिखाई गई है वो हमें आज तक नहीं मिला है। लिमिटेशंस क्या हैं कि बहुत ही जो लेटर्स थे ज़रूरी नहीं थे एकदम ऐसे लिखे गए हों कि आप 3000 साल भी पढ़ लो, फेंटली एनग्रेव थे, कुछ टाइम के साथ डैमेज भी हो जाते हैं। एंड लास्टली ज़रूरी नहीं है कि जो सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है वो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो, बस जो किंग्स को लगता था ये इम्पॉर्टेंट है वो वही इनग्रेव करवाते थे। अब क्वेश्चंस के थ्रू एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, जब एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन और ऑप्शन सारी चीज़ें ईजिली याद रहेंगी। तो क्वेश्चन 1, यहूदियाज बिलोंग टू विच स्टेट, ठीक है। यहूदियाज क्या थी, हमारी ट्राइबल रिपब्लिक थी, क्या करती थी, वो भी कॉइन्स जो है मिंट करती थी, इशू करती थी, 2 जगह रूल करती थी, पंजाब एंड हरियाणा। सो योर आंसर इज बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर करेक्ट। Who issued the first coins bearing the name and images of rulers? अभी हमने वापस रिवाइज किया है, किसने इशू किए थे, इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे। गुप्ताज के क्या है हमारे पास, सबसे स्पेक्टेक्युलर गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इशूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। पहले गोल्ड कॉइन्स जो थे वो किसने इशू करे थे,
कुशान्स ने। और सबसे स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन किसके हैं, अभी हमने पढ़ा है गुप्ताज। तो जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन विच ईयर, आंसर इज 1838। एक और स्क्रिप्ट इन्होंने डेसिफर की थी, वो आप कमेंट करके बताओ कौन सी की थी। एंड विच सिटी वॉज द बस्टलिंग सेंटर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, कौन सी सिटी है जो इमर्ज कर रही थी इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, कल्चरल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। आंसर है आपका मथुरा। अब कमेंट में बताना कि पूहड़ उज्जैनी किसके लिए फेमस थे, कौन से रूट्स के लिए फेमस थे। पाटलिपुत्र में बता देती हूँ कि इट वॉज फेमस फॉर रिवरीन रूट्स, जो आपका रिवर के साइड पर लोकेटेड होता था। वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी महाजनपद थी उसकी कैपिटल भी थी, विच इज़ कौन सी थी, मगध। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।